नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके और हमारे YouTube चैनल टुडे वर्ड स्टडी पर। दोस्तों, आज हम हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, हिंदी समास। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसको आज एक सरल वे में समझते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज बात करते हैं समास। समास का तात्पर्य यहाँ पर देख लेते हैं। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि किसी एक शब्द को उसका छोटे रूप में लिखना ही समास कहलाता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पर दोस्तों एक परिभाषा दी हुई है समास की। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन शब्द एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे कोई एक शब्द है और कोई एक शब्द है, ये दोनों शब्द जब मिलकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं और एक सार्थक, यानी कि इस जो नया शब्द बना है इसका एक सार्थक अर्थ हो, तो वह जो है समास कहलाता है। नीचे हम उदाहरण देखते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने पहला शब्द रसोई लिया है और दूसरा शब्द हमने घर लिया है। अगर इन दोनों शब्द को हम मिलाएंगे तो हमारा जो एक नया शब्द बनेगा वो होगा रसोई घर। इसको हम सामासिक पद बोलते हैं, यानी कि समास की क्रिया द्वारा ये नया शब्द बना है तो इसको हम सामासिक पद कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि सामासिक जो शब्द होता है वो क्या होता है। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है तथा इसे समस्त पद भी कहते हैं। जो समास के नियम हैं उनके द्वारा जो शब्द निर्मित होते हैं नए, उनको हम सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे कि हमने ऊपर बताया कि रसोई में अगर घर शब्द मिला देते हैं तो रसोई घर एक नया शब्द बन जाता है। ये हमारा सामासिक पद होता है या समस्त पद कहते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। अगर समास विग्रह की बात करें तो हमने ऊपर देखा है कि सामासिक जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं। तो सामाजिक शब्द के जो बीच का संबंध होता है उसका विस्तार करना ही समास विग्रह कहलाता है। हम उदाहरण के साथ साथ समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, हमने एक नया उदाहरण लिया है। जैसे देखिए, राजपुत्र। राजपुत्र यानी कि इसमें क्या हुआ, इसमें जो है दो शब्द जुड़े हैं, एक तो राज जुड़ा हुआ है और एक तो पुत्र जुड़ा हुआ है। राज और पुत्र दो शब्द मिलकर जो है एक सामासिक पद का निर्माण किया है। ठीक है ना। अब इसका जब समास विग्रह करेंगे तो इसका जो समास विग्रह होगा वह होगा राजा का पुत्र। यानी कि देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप राजपुत्र बोलेंगे तो आपको राजा की बजाय राजा का पुत्र आपको समझ में आएगा, या उस आपके मन में जो है राजा राजा ना आके राजा का पुत्र का चेहरा आपके सामने आएगा, है ना। अगर आप राजपुत्र बोलते हैं तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि समासिक पद में पूर्व पद कौन होता है और उत्तर पद कौन होता है। तो देखिए, समास में दो पद होते हैं या दो शब्दों से मिलकर समास बनता है, ये तो ऊपर हमने बताया। तो जो पहला पद होता है, यानी कि जो पहला शब्द होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं और जो उसका दूसरा शब्द होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण। यहाँ पर देखिए, हमने एक नया उदाहरण लिया है, गंगा जल। इसमें क्या है, आपका एक शब्द गंगा है और एक शब्द जल है। ये दोनों शब्द मिलकर जो है एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं, एक नवीन समस्त पद का निर्माण करते हैं, सामासिक पद का निर्माण करते हैं, गंगा जल। ठीक है ना। इसमें जो है गंगा आपका पूर्व पद, हमने बताया कि पहला जो शब्द होता है वो पूर्व पद कहलाता है और जो जल हो जाता है वो दूसरा पद है, यही इसी को हम उत्तर पद बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि समास के प्रकार कितने होते हैं। तो समास जो है वो 6 भेद होते हैं। हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा। पहला जो समास का भेद है वह है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, और तीसरा है द्विगु समास, और चौथा है द्वंद्व समास, और पांचवा है बहुब्रीहि समास, और छठा है कर्मधारय समास। आइए इनके बारे में एक एक करके डिटेल से देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास। इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है, अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं ये वीडियो तो पक्का है आप कभी समास गलत नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं अव्ययी भाव समास को। तो देखिए, इसकी परिभाषा लिखी हुई है यहाँ पर। जिस समास का पहला पद मैंने बताया दो शब्द होते हैं सामासिक पद में, एक पहला पद होता है जिसको हम पूर्व पद बोलते हैं और एक दूसरा पद होता है जिसको हम उत्तर पद बोलते हैं। तो यहाँ पर पूर्व पद की बात हो रही है, यानी कि जो पहला पद होता है वह प्रधान होता है, यानी कि उसी का पूरे जो शब्द होता है नवीन, उस पर जो है पहले वाले शब्द पर ही ज़्यादा जोर होता है। और जो पहला पद होता है वह उपसर्ग कोई होता है या फिर अव्यय होता है। अव्यय वो शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन का किसी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। तो जिस शब्द में कोई आगे उपसर्ग लगा हो
या आगे यानी कि उसका पूर्व पद अव्यय हो या फिर उपसर्ग हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। आपको मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ जाएंगे आप। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि आजीवन हमने लिया। अब आजीवन में जो पूर्व पद आपका होगा वो आ होगा, बड़ा आ, और जो उत्तर पद होगा यानी कि दूसरा शब्द जो होगा वो आपका जीवन होगा। ये दो शब्द मिलकर जो है एक नए शब्द का निर्माण किया है जो कि आजीवन हो गया। ठीक है ना। अब आजीवन में हम देख सकते हैं कि जो आ है वह उपसर्ग है। आ यहाँ पर पूर्व पद होगा ना, तो हमने परिभाषा पर पढ़ी है कि पूर्व पद उपसर्ग होता है या फिर अव्यय होता है। तो यहाँ पर आ जो है वो उपसर्ग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास होगा। आइए कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं अव्ययी भाव समास के। यहाँ पर देखिए यथा सामर्थ्य, यथा सामर्थ्य में यथा आपका उपसर्ग लगा हुआ है, यथाशक्ति में यथा उपसर्ग लगा हुआ है, यथा विधि में यथा उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना। इसी तरीके से यथाक्रम हो गया, हाँ इसमें भी यथा उपसर्ग लगा हुआ है। भरपेट जैसे हो गया तो इसमें भी जो भर है वह उपसर्ग है या फिर अव्यय शब्द कह सकते हैं आप। जैसे हर रोज है तो हर भी आपका अव्यय शब्द हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से हाथों हाथ, रातों रात, इसमें आपका रातों हो गया, इसमें आपका हाथों हो गया, इसमें आपका प्रति जो है यह उपसर्ग हो गया, यहाँ पर बे जो है ये अव्यय शब्द हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अव्ययी भाव समास को अच्छे से पहचान सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट समास की तरफ। दोस्तों आप बात करते हैं तत्पुरुष समास की। देखते हैं इसमें, देखिए जिस समास का उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है और जो पूर्व पद होता है, गौण का मतलब है उसका महत्व कम होता है, ठीक है ना, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कोई शब्द है उसमें जो पहला पद होता है वह यहाँ पर उसका महत्व कम होता है, जो दूसरा उत्तर पद होता है उसका महत्व ज़्यादा होता है, इसीलिए हम उसको कह सकते हैं उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ पर एक परिभाषा और दी हुई है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है, यानी कि कोई शब्द दिया होता है उसके बीच में कारक चिन्ह छुपा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने उदाहरण लिया हुआ है रसोई घर। अब रसोई घर को अगर हम समास विग्रह करेंगे तो इसमें क्या आप बोलेंगे, जैसे रसोई घर को आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, रसोई का घर, यही तो बोलेंगे ना। अगर युद्ध क्षेत्र है तो आप बोलेंगे युद्ध का क्षेत्र, है ना। जो एक का है ना ये आपका कारक चिन्ह है, ये पहले छुपा हुआ था इसमें, फिर जब इसका हमने समास विग्रह किया तो यहाँ पर का जो है वो सामने निकल के आया। एक और लॉजिक से इसको आप समझ सकते हैं, जैसे आप बोले युद्ध क्षेत्र, तो युद्ध क्षेत्र बोलने पे आपको युद्ध करते हुए जो सैनिक होते हैं वो तो नज़र नहीं आते, लेकिन युद्ध का जो जहाँ पर युद्ध लड़ा जाता है वो मैदान आपके दिमाग में आता है अगर आप युद्ध क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्षेत्र है ये इसका जो भाव है आपके मन में आ रहा है, ना कि युद्ध का भाव आपके मन में आ रहा है। अगर आप युद्ध क्षेत्र बोलते हैं अपने मन में, बोल के देख लीजिए, अगर युद्ध क्षेत्र आप अगर बोलेंगे तो लड़ते हुए सैनिक नहीं नजर आएंगे, उसके बल्कि आपको मैदान नजर आएगा। इसी तरीके से आप अगर रसोई घर बोलते हैं तो आपको जो है वो रसोई घर याद आएगा जहाँ पर खाना बनता है, ठीक है ना। तो इससे आप समझ सकते हैं। दोस्तों अब आगे देखते हैं अगला समास, द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, इसमें जो है पहला पद यानी कि जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है, यानी कि वो कोई संख्या से स्टार्ट होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। और संख्या से स्टार्ट होता है और एक कंडीशन है कि वह समूह या किसी चीज़ों के समूह को जो है वो इंडिकेट करता है, ठीक है ना। हम उदाहरण देकर समझ लेते हैं, जैसे कि नौ ग्रह। अब देखिए यहाँ पर जो पूर्व पद है वह नौ या अर्थात 9 से स्टार्ट हुआ है ना, 9 ग्रहों का समूह। देखिए यहाँ पर समूह की बात हो रही है तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर और कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि दोपहर यानी कि दो पहरों का समाहार, यहाँ पर भी समूह की बात हो रही है, दो पहर हैं। त्रिलोक, यहाँ पे भी संख्या है आगे, और यहाँ पर 3 लोकों का समाहार यानी कि 3 लोकों का समूह यहाँ पर दिखाया जा रहा है। चौमासा, नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आगे अगर कोई संख्या है और समूह की बात हो रही है तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। अब आगे बात करते हैं द्वंद्व समास की। दोस्तों द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें जो है पहला पद यानी कि जो पूर्व पद होता है और जो दूसरा पद होता है दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है ना, लेकिन दोनों में विलोम या पूरक का संबंध पाया जाता है। इसको पहचानने की, द्वंद्व समास पहचानने की एकदम आसान ट्रिक है कि अगर कोई शब्द दिया हुआ है उसमें आपका जो पहला शब्द होगा वो दूसरे के विलोम होगा और जो दूसरा शब्द होगा वो पहले के विलोम होगा। इसी तरीके से हम उदाहरण देकर आपको समझाते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये लिखा है पाप पुण्य, ये कौन सा समास है इसमें, तो आप
आसानी से बताने के द्वंद्व समास है, यानी कि पाप का विलोम क्या होता है, पुण्य होता है ना, और पुण्य का विलोम पाप होता है। इसी तरीके से अन्न और जल देख सकते हैं, अन्न का विलोम जल होता है और जल का जो विलोम होता है वो अन्न होता है। इसी तरीके से आप सीताराम को ले सकते हैं, सीता का जो विलोम शब्द होता है वो आपका राम होता है और राम का विलोम जो है सीता होता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे भी आपके सामने कोई समास पहचानने के लिए आए, आप सबसे पहले इसको देख लीजिए कि ये दो शब्द जो लिखे हुए हैं ये एक दूसरे के विलोम है या नहीं। अगर ये एक दूसरे के विलोम है तो यहाँ पर आपका द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए और उदाहरण है, जैसे कि ऊंच नीच, ये भी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, और रात दिन ये भी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो यहाँ पर इससे आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं आगे बहुब्रीहि समास के बारे में। बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसमें देखिए आपके जो पहला पद होता है और जो दूसरा पद होता है उन दोनों का महत्व तो नहीं होता है, बल्कि जो है वो तीसरा जो पद होता है उसका महत्व होता है। इतना याद रखना कि बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद जो है वो प्रधान होता है, यानी कि किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कही जा रही होती है। यहाँ पर परिभाषा भी आप देख सकते हैं, नीचे हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमने बोला दशानन, यानी कि अब यहाँ पर ये मत देखना कि यहाँ पर संख्या आ गई है तो ये जो है द्विगु समास होगा, नहीं, यहाँ पर समूह की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसे दशानन हमने बोला, तो 10 हैं आनन, यानी कि जिसके आनन माने मुख होता है, तो 10 हैं मुख, यानी कि अर्थात रावण हो गया, ठीक है ना। इससे नीलकंठ हो गया, तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर इस हिसाब से देख सकते हैं, यहाँ पर हमने उदाहरण लिए हुए हैं। सुलोचना हो गया, यहाँ पर पीताम्बर हो गया, लंबोदर हो गया। तो इस तरह के जो उदाहरण हैं, जिसमें तीसरा पद, इसमें देखिए मेघनाथ के बारे में बताया जा रहा है, इसमें श्री कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है, इसमें गणेश जी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब लंबोदर बताया गया ना, तो इसमें जो है तीसरा कौन, गणेश जी ना, ये तीसरे पर्सन हो गए, तो तीसरे पर्सन का बोध हो रहा है, यानी कि तीसरा पद प्रधान है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे देखते हैं कर्मधारय समास। दोस्तों, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि इनमें थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसमें देखते हैं इसकी परिभाषा। इसमें पहला पद गौण होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है कर्मधारय समास में। इसमें जो दो शब्द होते हैं उनके बीच में उपमेय या उपमान या फिर विशेषण या विशेष का संबंध पाया जाता है। अगर किसी चीज़ की जो है, अगर दूसरा जो शब्द है उसकी अगर विशेषता के बारे में बताया जा रहा है या रंग रूप के बारे में बताया जा रहा है, तो वहाँ पर जो है आपका कर्मधारय समास होगा। हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर चंद्रमुख, जो मुख है वह चंद्रमा जैसा है, तुलना की जा रही है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा आपका, ठीक है ना। आपका बहुब्रीहि समास ना होकर कर्मधारय समास होगा। यहाँ पर देखिए कमल नयन, यानी कि जो नयन है वह किसके समान है, कमल के समान है। देखिए यहाँ पर भी तुलना की जा रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास होगा। और उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर देखिए देह लता, देह रूपी लता, यहाँ पर लता की जो है देह से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर दही बड़ा में भी आप देख सकते हैं, और नील कमल, दही बड़ा में क्या है कि दही में डूबा बड़ा, ठीक है ना। नील कमल में इसमें देखिए नीला कमल के बारे में बात की जा रही है। हमने बताया रंग, कलर, रूप के आधार पर जो अगर भेदभाव किया जाए या कंपेरिजन किया जाए तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है, और इसमें जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, और यह जो कर्मधारय है यह तत्पुरुष समास का ही भेद होता है, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समास आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं, जिससे कि हमको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले, थोड़ा बहुत सीखने को मिले कि हम जो कर रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं आप, तो हमारी मेहनत जो है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।